नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। मोदी सरकार पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में पहले दिन की बहस पूरी हो चुकी है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पर आज बहस की शुरुआत की। आपको बता दें कि 3 दिनों तक 18 घंटे अविश्वास पर चर्चा होनी है, जिसमें विपक्ष सत्ता पक्ष को हर मोर्चे पर नाकाम बताने की रणनीति के साथ सदन में उतरा है, तो वहीं सत्ता पक्ष की तैयारी भी पूरी है। चर्चा की शुरुआत से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी सांसदों को अंतिम गेंद पर छक्का मारने का गुरु मंत्र दिया। दोनों पक्षों की तरफ से जमकर वार पलटवार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की मणिपुर पर चुप्पी और दौरे को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए, तो सरकार की तरफ से निशिकांत दुबे ने मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा। निशिकांत दुबे ने चुटकी लेते हुए कहा कि सोनिया गांधी की मंशा अपने बेटे को सेट करने की है और दामाद को भेंट देने की। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी को चर्चा की शुरुआत करनी थी, शायद वो देर से सोकर उठे होंगे, तैयारी अधूरी होगी। वहीं गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को सिर्फ अपनी छवि की चिंता है, देश के मुद्दों से उनका कोई वास्ता नहीं है। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव पार्ट 2। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार घमासान। पीएम को सिर्फ अपनी छवि की चिंता, देश के मुद्दों से सरोकार नहीं। मणिपुर पर पीएम की चुप्पी पर उठाए गए सवाल। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में आज मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस की शुरुआत हो चुकी है। 3 दिनों तक 18 घंटे तक चलने वाली इस बहस का जोरदार आगाज हुआ। कांग्रेस की ओर से बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को सिर्फ अपनी छवि की चिंता है, उनका देश के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। मणिपुर के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हुए गौरव गोगोई ने पूछा कि आखिर उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। वहीं तृणमूल सांसद सौगत राय ने कहा कि जो भी देश से प्यार करता है वो मोदी को पसंद नहीं करता। निशिकांत दुबे पर प्रहार करते हुए सौगत राय ने कहा वो ऐसी संस्था से आते हैं जिन पर गांधी जी की हत्या के बाद बैन लगा दिया गया था। ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। Confidence in the Supreme Court, which restored Rahul Gandhi's membership. Also, I express no confidence motion against this government. I have to say that I have nothing personal against Mr. Modi. But as Brutus said in Julius Caesar, not that I love Modi less, but that I love India more. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सरकार की ओर से मोर्चा संभालते हुए राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के जिस जजमेंट के आधार पर इस सदन में आए, उस कोर्ट ने अभी तक क्लीन चिट नहीं दी है, सिर्फ स्टे दिया है। ये आज भी कह रहे हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो क्यों माफी मांगेंगे। मोदी तो बहुत छोटी जात हैं, बहुत नीच जात हैं, ओबीसी हैं, ओबीसी से वो क्यों माफी मांगेंगे, ये बड़े आदमी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी सावरकर हो भी नहीं सकते, पूरी जिंदगी सावरकर नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारे, आप कभी सावरकर नहीं हो सकते। इसी के साथ निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास सिर्फ 2 काम है, पहला बेटे को सेट करना और दूसरा दामाद को भेंट देना। अविश्वास प्रस्ताव किस लिए आया? यहाँ सोनिया जी बैठी हुई है। सोनिया जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं सर। सोनिया जी, मुझे जो लगता है कि उनके पार्टी की उनकी 2 मनस्थिति है। वो एक हिंदू सभ्यता संस्कृति में बिलीव कर रही हैं
इसीलिए अलौकिका पंडिता की तरह जो पूरा किताब में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको दो काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का ये दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। अंक गणित के लिहाज से अविश्वास प्रस्ताव का औंधे मुंह गिरना लगभग तय है, लेकिन मिशन 2024 से पहले दोनों धड़े अविश्वास प्रस्ताव को ब्रह्मास्त्र के तौर पर इस्तेमाल करने की जुगत में। महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर और जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश है, लेकिन सत्ता पक्ष भी पूरे आक्रामक मोड में है। विपक्ष के हर वार पर जोरदार पलटवार की तैयारी के साथ सत्ता पक्ष भी सदन में उतरा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी सदन में विपक्ष की आवाज को कितना बुलंद कर पाते हैं। साथ ही अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के बाद प्रधानमंत्री विपक्ष पर कितना जोरदार प्रहार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। या तो अविश्वास से प्रस्ताव पर सदन में चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। आज पहले दिन जबरदस्त तरीके से वार पलटवार देखने को मिला, लेकिन सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर नो कॉन्फिडेंस मोशन के पीछे असल मकसद क्या है। क्या वाकई में विपक्ष को लोकतंत्र की चिंता है, या फिर मिशन 2024 को ध्यान में रखते हुए लिटमस टेस्ट के तौर पर विपक्षी एकता को देखने की एक कवायद। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ राजेश सिंह जी हैं, आप नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए ओंकार नाथ सिंह जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संगीता शर्मा जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती साहब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, और जेडीयू के प्रवक्ता प्रोफेसर के त्रिपाठी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत ओंकार सिंह जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का ये अविश्वास प्रस्ताव पार्ट 2 है। विपक्ष की असली चिंता क्या है, लोकतंत्र बचाना या मिशन 2024? देखिए, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस तरह से मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री एक शब्द भी अब तक नहीं बोले हैं, और उन्होंने एक प्रेस्टीज इशू बना लिया है कि वो सदन में नहीं आए, चाहे विपक्ष जितना भी चिल्लाए, क्योंकि विपक्ष ने उनसे मांग की सदन में आके बयान देने की, तो उन्होंने इसको प्रेस्टीज इशू बना लिया। एक देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बात सोचे कि विपक्ष की हम किसी बात का जवाब नहीं देंगे, तो अविश्वास प्रस्ताव कराना तो लाजमी हो जाता है। कम से कम प्रधानमंत्री इसी बहाने आएंगे तो बताएं तो क्या है, मणिपुर क्यों जल रहा है। मणिपुर में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जिस तरह से लोग आज 2.5-3 महीने से रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, और जैसा वहां की महिलाओं के साथ में अभद्र सीन हुआ है, इससे पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हमारा शर्म से झुक गया है, और सुप्रीम कोर्ट तक को टिप्पणी करनी पड़ी है। आप बताइए, जहाँ पे असलहे लूट लिए जा रहे हों पुलिस के और सुरक्षा बलों के, उन जगहों पे अभी तक प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है, कोई मीटिंग नहीं की, किसी को बुला के बात नहीं किया। आपको याद दिला दें, ये इसके पहले भी इस तरह के दंगे हो चुके हैं। 1991-92 में दंगा हुआ जब नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे। नरसिम्हा राव जी ने वहां पे बाकायदे 8 दिन के अंदर, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसके मुख्यमंत्री को सस्पेंड किया, उसको हटाया, वहां पे प्रेसिडेंट रूल लाए और वहां का दंगे को कंट्रोल किया। इसी तरह से जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर हुए 2001 में, वहां पर फिर दंगा हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑल इंडिया पार्टी मीटिंग बुलाई, वहां सबको बिठाला, सबसे बातचीत की, अपील की, और किसी तरह से उस दंगे को कंट्रोल किया। आपको याद होगा कि एक बार दिल्ली में और जब इंडिया के और हिस्सों में भी क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बच्चों के साथ में, लड़कियों के साथ में लोग बदतमीजी कर रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बाकायदे उनको आश्वासन दिया, और यही नहीं किया, राज्यसभा मतलब सदन से उन्होंने निंदा का प्रस्ताव तक पारित किया, और सारे लोगों ने मिल के पारित किया उसको। खाली ये नहीं था कि सत्ता पक्ष ने किया और विपक्ष ने न किया। तो इस तरह की एक कोई प्रयोगशाला उसको करनी चाहिए थी, जिससे क्या कहते हैं सब लोग मिलते, और इस देश में जो हमारा बॉर्डर का स्टेट है, जहाँ इतना खतरनाक स्थिति है, और उससे क्या कहते हैं बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप बताइए, मणिपुर के साथ मिजोरम जुड़ा हुआ है, असम जुड़ा हुआ है, और एक तरफ म्यांमार जुड़ा हुआ है। तो अब अगर आप मिजोरम में धमकी दी जा रही है मैसी को
कि अगर कायदे से नहीं रहोगे तो हम तुमको क्या कहते हैं भगा देंगे यहाँ से। असम जो है वहाँ नागास को और कुकी को धमकी दे रहा है कि अगर कायदे से नहीं रहोगे हम भगा देंगे। क्या चाहते हैं आप? सारा नॉर्थ ईस्ट जलने लगे और आप उर्ली बजा रहे हैं, क्या कहते हैं बांसुरी बजा के सो रहे हैं। आपको नहीं आना चाहिए। आज आने में आपकी कौन सी बेइज्जती हो जा रही है? अगर आके आप बता दें और बातचीत कर लें तो उसमें कौन सा आपका अपमान हो जा रहा है? ओंकार जी, बीजेपी की तरफ से सवाल इस पर खड़े किए गए हैं कि कांग्रेस जिस वक्त पावर में थी, जब सत्ता में थी, तब मणिपुर के लोगों को कांग्रेस ने उनके भाग्य पर छोड़ दिया था। आप लोगों ने हाथ तक नहीं थामा उनका। मैंने आपको 3 उदाहरण दिए, 2 कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर के और 1 बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर के। कैसे आप कहते हैं नहीं दिया? ये झूठ बोलने के माहिर है, इतना झूठ बोलते हैं जिसको इस्तीफा नहीं होती है। नहीं, वो तो एग्जाम्पल ये दे रहे हैं। किरण रिजिजू ने सदन में ये जानकारी दी है। अब सदन में सत्य बोलते हैं नेता, असत्य बोलते हैं, ये तो आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन किरण रिजिजू ने कहा, उन्होंने कहा कि 2014 के पहले उग्रवादी संगठन वहां पर कितनी बड़ी संख्या में थे मणिपुर में। 2014 के बाद उग्रवादी संगठन टिक नहीं पाए। आप जरा देख लीजिए, 1993 में नरसिम्हा राव ने अपने कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को सस्पेंड किया था कि नहीं किया था? अगर ये झूठ हो तो आप बताइए। ठीक है, राजेश सिंह जी क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? वो कह रहे हैं कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है, सिर्फ अपनी नाकामी को छिपाने की कोशिश है और प्रधानमंत्री की चिंता देश के मुद्दों से नहीं है, उनको अपनी छवि बचानी है, उससे समझौता नहीं है। जी, अभी हम ओंकार नाथ सिंह जी को सुन रहे थे, लेकिन ये नहीं बता पाए कि इनके प्रधानमंत्री उस समय के गए थे क्या मणिपुर? अभी लोकसभा में गोगोई जी ने भी प्रश्न किया कि ये बताइए कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? 6 महीने तक मणिपुर जल रहा था, तो कौन से गृह मंत्री गए थे, कौन से प्रधानमंत्री गए थे? और जब गृह मंत्री से सवाल पूछा गया उस समय के, तो 2 मिनट केवल 2 मिनट उनकी बात करके आगे बढ़ गए। ठीक है, मीडिया पे तो भाई रुकिए, ओंकार नाथ सिंह जी रुकिए, हमको बोलने दीजिए। ठीक है अक्षय जी। और पहले क्या था कि पूर्वोत्तर के जितने राज्य थे, दिल्ली में किस प्रकार उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। अभी रिजिजू जी ने कहा ना कि पूर्वोत्तर को बहुत हेर से देखते थे ये लोग। और जब चुनाव, ऐसा उदाहरण है अक्षय जी कि जब ये चुनाव हार गए मणिपुर का, तो ये कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा, अरे छोटा प्रदेश है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मणिपुर हारने से कुछ नहीं होता, बहुत छोटा प्रदेश है। उसको हेर दृष्टि से देखते थे, 6 महीने जलते थे। 2018 के पहले कम से कम 1000 हत्याएं, लूट और बलात्कार हुई थी। इनके प्रधानमंत्री न वहां जाते थे, न उसमें बयान देते थे, न गृह मंत्री कभी गए। हमारे गृह मंत्री गए वहां, 4 दिन रह करके आए। अटल जी का तो आपने भी, ओंकार नाथ सिंह ने ही तारीफ किया, लेकिन उसके बाद भी हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी 4 दिन रह करके आए, सभी लोगों को बुलाया, सभी वर्गों को बुलाया, बाकायदे उनसे बातचीत किया, कैसे वहाँ पे शांति व्यवस्था को बहाल किया जाए। ठीक है अच्छा जी। तो और प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही ये घटना हुई, हृदय विदारक घटना हुई, प्रधानमंत्री जी ने तुरंत जो है कि उस पर अपना बयान दिया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, तुरंत बयान तो नहीं दिया था राजेश सिंह जी, ये कब दिया था, कितने दिनों के बाद दिया? मामला जैसे ही संज्ञान में आया। अच्छा जी, मामला जैसे ही संज्ञान में आया, ये तो बड़ी विचित्र स्थिति राजेश सिंह जी हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि जब संज्ञान में आया, अगर मणिपुर इतने वक्त से जल रहा है और ये संज्ञान सरकार को नहीं होता, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है फिर। अच्छा जी, मणिपुर तो 1958 से जल रहा है और विदेशी ताकतों के कारण जल रहा था। विदेशियों को वहाँ पे हस्तक्षेप था। आज किसकी वजह से जल रहा है? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना। आज तो षड्यंत्र, वही तो ये चर्चा पहले नहीं करने देना चाह रहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी बयान देंगे ना, आप सुनिए उसको। विश्वास प्रस्ताव आपके लेके आए हैं ना भाई, आपको मालूम था कि आपका बहुमत नहीं है, फिर भी आप विश्वास प्रस्ताव लेकर के आए। तो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए तो ये तो मेरे लिए एक अवसर भी है अक्षय जी। जनता के सामने दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। हमारे जितने कार्य, ठीक है, आप लोग इसको एक अवसर के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन संगीता शर्मा जी, मणिपुर में जो भी हालात है, कोई भी राजनीतिक दल है वो आंसू तो खूब बहा रहा है,
चिंता भी व्यक्त कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि जब सत्ता में रहते हैं उस वक्त याद क्यों नहीं आती? क्यों ना कहा जाए कि आंसू घड़ियाली हैं सिर्फ दिखावे के लिए? देखिए अक्षय जी, अभी 3 उदाहरण ओमकार नाथ भाई साहब ने दिए और देखिए आज मणिपुर जल रहा है। राजेश भाई ने कहा कि वहाँ कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं गए, कांग्रेस के गृह मंत्री नहीं गए, बहुत देर से इन्होंने बहुत कुछ कहा। देखिए अगर वहाँ कांग्रेस के गृह मंत्री नहीं गए, कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं गए, तो क्या ये भी नहीं जाएंगे? ये तो अपने आप को देश की बहुत बड़ी पार्टी कहते हैं, शक्तिशाली पार्टी। गृह मंत्री तो हुआ है ना, और खुद को नीति और नियत से अलग रखते हैं। मैं आ रही हूँ अक्षय जी, पूरी बात लेट बी कंप्लीट। तो क्या ये खुद भी वहाँ नहीं जाएंगे? दूसरी बात, इन्होंने कहा गृह मंत्री जी होकर के आए, तो बेहद निंदनीय है कि इस शक्तिशाली देश के गृह मंत्री वहाँ 4 दिन बिता कर भी आ जाते हैं और जो महिलाओं के साथ वहाँ घटना हुई उन्हें उसका पता भी नहीं होता। कितनी शर्म की बात है। वहाँ LIU क्या कर रहा है, वहाँ की जो लोकल इंटेलिजेंस और संस्थाएं हैं वो क्या कर रही हैं, पुलिस क्या कर रही है? तो गृह मंत्रालय हमारा इतना कमजोर है कि किसी राज्य के हिस्से में ऐसी घटनाएं होती हैं और उसे पता नहीं चलता। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो पूरे विश्व में हमारे लिए शर्मसार करने की बात है कि हमारे देश के गृह मंत्री जी को कुछ मालूम ही नहीं है। वो क्या केवल चुनावी रैलियों के लिए हैं, या हमारे देश के प्रधानमंत्री केवल चुनावी रैलियों और मन की बात करने के लिए हैं? कभी वो ढंग की बात करने के सामने नहीं आएंगे जनता के? तो भाई ढंग की बात भी माननीय प्रधानमंत्री जी को करनी पड़ेगी। वो हमेशा चुनावी मोड में ना रहें, रैलियों में ना रहें। अगर बीजेपी के मेरे राजेश भाई बैठे हुए हैं, उन्हें याद होगा जब बीजेपी में इन्होंने सत्ता हासिल की और उससे पहले के वो माननीय मोदी जी के भाषणों को सुने जरा, तो उन्होंने खुद ही कहा था कि इस बार सत्ता ऐसे को दीजिएगा कि जो जल रहे हैं, जो यहाँ अशांति है वो अशांति दूर हो सके। मैं इसको अशांति को वहाँ नहीं होने दूंगा। और आज क्या हाल है? तो साफ जाहिर होता है कि सबसे झूठ बोलने वाले बहुत दुख होता है अक्षय जी। नहीं ठीक, लेकिन थोड़ा दुख इस पर भी संगीता शर्मा जी होना चाहिए ना। प्रधानमंत्री हैं संगीता शर्मा जी, थोड़ा दुख इस पर भी होना चाहिए कि अगर महिलाओं के साथ पश्चिम बंगाल में उसी तरह की स्थिति निर्मित होती है, या राजस्थान में इस तरह से महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, या अन्य राज्यों में इस तरह की स्थिति, कोई भी स्टेट हो और कोई भी सरकार हो, वहां पर आप लोगों की नजर क्यों नहीं ठहरती? वहां की महिलाओं का दर्द क्यों नहीं दिखता? नहीं अक्षय जी, देखिए अगर आप मणिपुर को और स्टेट से कंपेयर करेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा। वो आज 3 महीने लगभग हो गए और वो जल रहा है। देखिए जब हम मणिपुर पर सवाल पूछते हैं तो राजस्थान और बंगाल की बात जरूर आती है। नहीं, किरण रिजिजू ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर के राज्यों को लेकर इतना मोह जो विपक्षी दलों की तरफ से दिखाया जा रहा है, क्या ग्राउंड पर जाकर इन्होंने कभी हालात देखे? दिल्ली में कमरों में बैठकर सारा ज्ञान बांट जाते हैं। नहीं, दिल्ली में भाई लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है अक्षय जी? गृह मंत्रालय अमित शाह जी देख रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर किसके? मैडम, मैं दिल्ली स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बैठकर नेता बयानबाजी करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, जो कभी झांकने तक नहीं जाते हैं। और देखिए अक्षय जी, पूर्वोत्तर राज्यों की बात है तो जहाँ जिसकी सरकार है, अगर महिलाओं के साथ कुछ घटना होती है तो वो दुख सबके लिए, चाहे वो राजस्थान की हो या बंगाल नहीं, की व्यक्त नहीं करते हैं ना। दिक्कत ये संगीता शर्मा जी, व्यक्त नहीं करते हैं। देखिए अभी मैं संजय चक्रवर्ती साहब के पास जाऊंगा, अभी मैं संजय चक्रवर्ती साहब के पास जाऊंगा और पश्चिम बंगाल की बात करूंगा, वहां पर महिलाओं के साथ क्या स्थिति रही है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या फिर अभी हाल में जो निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें क्या स्थिति रही है। वो भी कहेंगे कि भाई मणिपुर की बात कीजिए, वहाँ के हालात अलग हैं। चक्रवर्ती साहब, देखिए बात सब जगह की होनी चाहिए अक्षय जी, तो करते नहीं ना। ये जो सेलेक्टिव अप्रोच, इसीलिए तो सवाल उठाया। संगीता शर्मा जी, संगीता शर्मा जी सुनिए ना, सवाल ये ना कि अगर पंजाब की बात करते हैं कि पंजाब में क्या स्थिति हुई है ना, तो आप कहते नहीं कि पंजाब की बात मत कीजिए, दूसरी जगह की बात कर लीजिए। आऊंगा मैं दोबारा आऊंगा। जी ओंकार नाथ जी। आपने 2 बातें बड़ी मतलब इम्पोर्टेंट पूछी इनसे। एक तो ये कि कोई वहां गया नहीं, सब लोग ड्राइंग रूम में बैठ के बात करते हैं। आपने शायद समाचार पत्र नहीं पढ़ा, राहुल गांधी पहले व्यक्ति थे जो वहां पर गए और रिलीफ कैंप तक गए। सरकार के मना करने के बाद भी रिलीफ कैंप तक गए। वहां पर जाके उन्होंने सब जायजा लिया, सारी बातें की, गवर्नर से मिले और उनको गवर्नर भी बहुत परेशान थी, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ पर कहा क्यों हम लोग मांग रहे हैं प्रधानमंत्री का बयान आना चाहिए। इसकी बताते हैं आपको जी। गृह मंत्री गए थे वहां पे, गृह मंत्री वहां गए थे, 3 दिन वहां पर रुके और ये घटना
उनके जाने के पहले हो चुकी थी और उनको नहीं पता लगी वहां पे। कब पता लगी? जब वीडियो मार्केट में आया, उसके पहले घटना नहीं पता लगी जी। और गृह मंत्री ने ऑल इंडिया पार्टी की मीटिंग की। उस मीटिंग के बाद भी जब शांति नहीं हुआ तो हम प्रधानमंत्री से तो अपेक्षा करेंगे कुछ करें। गृह मंत्री तो फेल हो गए। हाँ, आपने राहुल गांधी के दौरे का जिक्र किया, उसके बाद एक डेलीगेशन भी गया था विपक्षी दलों का। जब आप खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि 3 दिन रुकने के बाद अगर गृह मंत्री वहां के हालात को नहीं समझ पाए तो डेलीगेशन एक दिन के दौरे पर सब समझ गया, ये भी तो सवाल उठेगा ना। डेलीगेशन वहां पे गया तो डेलीगेशन अपनी बात प्रधानमंत्री से और राजेश सिंह जी की पार्टी कह रही है कि वो तो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी का मकसद था कैसे सियासत चमकाई जाए, वो भड़काने गए थे। एक सेकंड सुन लीजिए जरा सा। दूसरी बात, जब गृह मंत्री कुकी से मिलने जा रहे थे, कुकी समुदाय से, तो कुकी समुदाय से मिलने जा रहे थे तो मुख्यमंत्री उनके साथ नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको वहां डर था कि उनके खिलाफ वहां पर विद्रोह हो जाएगा। तो जब गृह मंत्री जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री को एक समुदाय का बिल्कुल समर्थन नहीं है, कुकी और नागा का, तो हटाने में क्या आपत्ति है? उनको हटा के शांति व्यवस्था तो कायम करें। तो वहां राजनीति क्यों हो रही? चलिए मैं आऊंगा इस पर, चक्रवर्ती साहब जवाब दें, लेकिन उस बात का भी जिक्र तो होगा ना ओंकारनाथ सिंह जी, जब 750 से ज्यादा लोग हिंसा में मारे गए थे, तकरीबन 5 साल का वक्त लगा था मणिपुर में हिंसा को शांत करने में, और उस वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट साहब गए थे। 3 घंटे का दौरा था जिसमें 2 घंटे एयरपोर्ट पर रुके थे, याद है? सुनिए, वो वहां उन्होंने जो भी गलतियां की हो तो क्या आप यहाँ करना चाह रहे हैं? चलिए ठीक, आपकी सारी बात मान लेते ठीक है। आपने कम से कम ये कहा कि अगर पूर्व की गलतियां हैं तो उसको दोहराना जरूरी है क्या? राजेश सिंह जी इस पर संक्षेप से जवाब दे दीजिए, फिर मैं संजय भाई आपके पास आ रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि अगर पूर्व की गलतियां हैं तो उनको दोहरा के काम चलेगा क्या? नहीं, अक्षय जी देखिए, अभी संगीता शर्मा जी कह रही थी ना कि क्या मजबूरी है। अरे भाई क्या मजबूरी है? संजय सिंह पानी पी करके चिल्ला रहे थे मंच पे, हमारे देश की सत्ता परिवारवादों के हाथ में है, गांधी परिवार के हाथ में होगा और मुलायम जी के परिवार के हाथ में होगा, लालू जी के परिवार के। तो ऐसी क्या मजबूरी बन गई? ये भ्रष्टाचार के लिए लड़ने आए थे, भ्रष्टाचार की गोद में जाकर के बैठ गए। ये ठगों के महागठबंधन में शामिल क्यों हो गए? जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। ठीक है, हम इस महागठबंधन पर भी आएंगे, क्योंकि महागठबंधन को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक वक्तव्य दिया गया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले संजय चक्रवर्ती साहब, अब तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री भी बोलेंगे सदन में, लेकिन अब सिर्फ मणिपुर तक ये चर्चा सीमित नहीं रहेगी, आपको पश्चिम बंगाल पर भी जवाब देना पड़ेगा। मैं तो रोज देता हूँ आपके चैनल में आकर के, पश्चिम बंगाल में रोज आप पूछते, मैं रोज जवाब देता हूँ। ये तो कोई नई बात नहीं है। आप कहिए तो मैं उसको एक वीडियो टेप जारी कर दूं। मैं रोज आकर के जवाब देता हूँ, डेली मैं आपके साथ डिबेट पे बैठता हूँ शाम के टाइम। आज अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ था। आज भी नरेंद्र मोदी नहीं दिखे संसद में, आज भी नहीं दिखे। 10 तारीख को बोलेंगे पार्टी। अरे सुन तो लीजिए, आप मुझे टोकते क्यों? आप किसी को नहीं टोकते। मोदी जी आज भी नहीं दिखे, ठीक है? मोदी जी आज भी नहीं दिखे। इन्होंने पार्टी ने एक इनका व्हीप जारी किया था, तो क्या मोदी जी अपने पार्टी के व्हीप से ऊपर हैं? वो आज भी नहीं आए। इसका मतलब पार्टी के व्हीप का उल्लंघन कर रहे हैं, सीधा सीधा उल्लंघन है। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। मैं बड़ा, सबसे बड़ा, उन्होंने अपने आप को भगवान का दर्जा दे रखा हुआ है। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते। ये जितने आप इनके साथ के लोग जो उनकी तरफदारी करते हैं या उनको बचाने की कोशिश करते हैं, वो सिंपल मान लीजिए वो किसी के नहीं है। वो किसी के नहीं है। वो केवल सिर्फ और सिर्फ अपने कपड़ों पर ध्यान रखते हैं। वो देखते हैं कि कहाँ पे उनकी सरकार जो है और बननी है, कहाँ पे मेरा बूथ सबसे मजबूत हो सकता है, उस पर ध्यान रखते हैं। बाकी उनको किसी चीज की चिंता नहीं है। वो मोदी प्रधानमंत्री बनने से अच्छा विदेश मंत्री बन जाते, ज्यादा बेहतर था। कम से कम विदेशों का दौरा करने का बड़ा शौक है उनको, तो विदेश मंत्री बन जाते, वो ज्यादा बेहतर था। यानी आपकी नजर में प्रधानमंत्रियों को विदेश दौरे नहीं करने चाहिए? नहीं, अगर हम एक सेकेंड यही पे आता हूँ, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। प्रधानमंत्री को विदेश का दौरा नहीं करना, तो प्रधानमंत्री को देश के अंदर नहीं अपनी समस्याओं को नहीं देखनी चाहिए।
किसान मर गया 750 एक साल तक कुछ नहीं बोले। बेटियां जो है दिल्ली में बैठी रही उसके बारे में कुछ नहीं बोले। अरे हम कहते हैं बंगाल के बारे में, राजस्थान के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में वो कुछ नहीं बोलते। अरे मणिपुर के बारे में बोल देते, कम से कम डबल इंजन की सरकार है वहां पे आपकी, डबल इंजन बना के बैठे हुए आप उसके बारे में। आपको 16 सेकंड का गुस्सा आया था केवल, 16 सेकंड का वो वीडियो वायरल। अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि वो संज्ञान में लिया था, इसका मतलब क्या है? इंटेलिजेंस आपकी फेल है। 78 दिन के बाद अगर प्रधानमंत्री संज्ञान लेते हैं तो उसका मतलब आपका इंटेलिजेंस फेल है। आपको चिंता करनी चाहिए। आप देश के बॉर्डर में बैठे हुए हैं और बॉर्डर में अगर इंटेलिजेंस फेल है और प्रधानमंत्री तक को सूचना नहीं है, ये एक बड़ी चिंताजनक बात है। 4 मई की घटना होती है, गृह मंत्री 30 तारीख को जाते हैं, 30 तारीख से लेकर 3 दिन रुकते हैं और गृह मंत्री को इस घटना के बारे में जानकारी नहीं मिलती। ये चिंता का विषय है, ये सोचनी है कि आखिर वहां पे चल क्या रहा है। ये बहुत बड़े सोचनी है। 5000 हथियार लूट लिए जाते हैं, 6 लाख कारतूस। ठीक है, इस पर तो रिपोर्ट में हमने दिखाया, बताया कि वहां पर क्या स्थिति है। जवाब राजेश सिंह जी जवाब दीजिए। उनका सीधा सीधा कहना है कि आखिरकार प्रधानमंत्री को किस बात की जिद है? जो ज्वलंत मुद्दे होते हैं जिन पर विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री का बयान आना चाहिए, उन मुद्दों से भागते हैं। वो तो कह रहे हैं चाहे दिल्ली दंगा हो, किसान आंदोलन हो या फिर महिला पहलवानों की तरफ से आंदोलन किया गया, प्रधानमंत्री की खामोशी। और कोई बात होती तो थोड़ी देर बाद ट्वीट आ जाता है। अच्छा जी, विनेश मेरी घर की फैमिली की बेटी है। मैंने भाई संजय चक्रवर्ती, आप अपनी बारी में बोला करिए, आप क्यों इंटरफेयर करते हैं? नहीं, आप अपनी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैंने एक लाइन और जोड़ दिया बस अपनी। ठीक संजय जी। अच्छा जी, 3,338 हिंसा हुए हैं और अभी तो लेटेस्ट अभी नए पंचायत का चुनाव हुआ है जिसमें कम से कम 50 से अधिक लोगों की जाने गई है। अनगिनत महिलाओं को निर्वंश किया गया है। कितने बम चले हैं, कितने बंदूकें चली है, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। नहीं, इससे मणिपुर हिंसा को जस्टिफाई किया जा सकता है क्या राजेश सिंह जी? ठीक है कि बंगाल में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं बता रहा हूँ। अरे नहीं अक्षय जी, मणिपुर की चर्चा होनी चाहिए तो बंगाल की भी चर्चा होनी चाहिए, राजस्थान की भी चर्चा होनी चाहिए, पंजाब की भी चर्चा होनी, छत्तीसगढ़ की भी चर्चा होनी चाहिए। सभी हमारे देश के ही राज्य है ना, ऐसा तो नहीं है कि ये सब देश से अलग है। क्या बंगाल देश से अलग है क्या? अरे भाई, जब से ये ममता जी ने गद्दी संभाला है, तुष्टीकरण की राजनीति का एक दिशा इन्होंने लिया है, ये लोग पूरी तरीके से देश तोड़ने वाला षड्यंत्र रचते हैं। एक प्रकार से देशद्रोहियों का ये काम कर रहे हैं और ये देश को तोड़ करके कब ले जाएंगे इसका कोई नहीं। तो मोदी जी आ गए 2047 तक ये मुस्लिम राष्ट्र बनाने की, मुस्लिम राष्ट्र बनाने की जो ये प्रक्रिया चल रही है, इसमें ये सब शामिल थे। ये तो अच्छा हुआ कि मोदी जी 2014 में आ गया, उनका षड्यंत्र खुल करके जनता के सामने आ गया। जनता जानती है, ये कितना भी हल्ला बचाए, जनता जानती है कि राष्ट्र को अगर सुरक्षित रखना है तो मोदी जी के हाथों को ही मजबूत रखना है। नहीं तो अगर आप खुद इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये देशद्रोही ताकतें हैं, तो ये खुला कैसे घूम रही हैं? सरकार तो आपकी है। मैं बता रहा हूँ ना, ताज्जुब की बात है। कैसे घूम रही है? देखिए, कार्रवाई बहुत सारे लोगों पे हो रही है और अभी आपने क्या 50 लोगों की हत्या हुई तो क्या आपने नहीं देखा क्या? आपके चैनल में नहीं दिखाया क्या? वहाँ पे हमारे कैंडिडेट को निर्वस्त कर दिया गया। आम महिला को तो छोड़िए, हमारे ये कैंडिडेट को निर्वस्त करके घुमाया गया। चलिए बिल्कुल, एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, लेकिन सवाल यही है कि महिलाओं के सम्मान की अगर बात करती है तो सम्मान हर जगह होना चाहिए महिलाओं का। ये कहकर पल्ला कोई भी दल झाड़ नहीं सकता, जिसकी सरकारें हो, जिस राज्य में हो, कि भाई उस राज्य का हाल देखिए, हमसे सवाल मत पूछिए। अगर ये सवाल से बचने की कोशिश करेंगे तो जनता के सामने जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, बहुत जल्द वापस लौट करें अविश्वास प्रस्ताव की, जिसको लेकर सदन में चर्चा की शुरुआत आज से हो चुकी है। दोनों ही दलों की तरफ से जोरदार वार पलटवार देखने को मिल रहा है। सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं ओंकार नाथ सिंह जी आपके पास आऊंगा। निशिकांत दुबे की तरफ से तंज कसा जा रहा है राहुल गांधी पर, कि कहा जा रहा है कि पहले तो ये कह रहे थे कि राहुल गांधी इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, अचानक आए नहीं। ये रणनीति में बदलाव हुआ क्या? अब ये उनके पास कोई सूचना नहीं होगी जिसको वो असल में सही में समझ लिए होंगे कि वो किया जा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव जब भी पेश किया जाता है तो या तो पार्टी के नेता करते हैं या उपनेता करते हैं और तब उसके बाद बाकी सदस्य बोलते हैं। ये हमेशा से नियम रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कोई नई चीज हो गई हो। अब ये तो वो लोग
अपने आप राहुल गांधी जी से इतना घबराते, इतना भय खाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि वो किस लिए राहुल गांधी रचते रहते हैं। भाई राहुल गांधी वहां पर आए, आप क्या कहते हैं उनको जैसे बाकी माननीय सदस्य है वैसे वो भी माननीय सदस्य हैं, बाकी सब लोग अपना करिए अपना। आप उन्होंने शुरुआत की, शुरुआत करने के बाद अब आप उसका जवाब दीजिए, जब उनका नंबर आएगा तो वो भी बोलेंगे, उसमें परेशानी किस बात की। तो निशिकांत जी वगैरह बहुत, ये लोग बात करने का, इन लोगों का तरीका बहुत हल्कापन का है, और ये लोग इतने भयभीत है राहुल गांधी से कि राहुल गांधी इनको सपने में हर जगह दिखाई पड़ता है, यहाँ राहुल गांधी, वहाँ राहुल गांधी, वहाँ राहुल गांधी, इसके अलावा कुछ उनको दिखता ही नहीं। तो आप समझ लीजिए कि उनकी क्या स्थिति है। देखिए अभी ये बात कर रहे थे आप चुनाव की, अरे सॉरी इसकी अपराध की, कि क्यों नहीं राजस्थान डिस्कस करना चाहिए, क्यों नहीं बंगाल डिस्कस करना चाहिए। तो ये राजस्थान, बंगाल, छत्तीसगढ़, इसका मतलब नहीं, इसकी तुलना मणिपुर से नहीं की जा सकती। मणिपुर में नहीं, तुलना मत कीजिए, आपको तो दिल बड़ा करके कहना चाहिए चलिए हम तैयार हैं, आप राजस्थान पर भी कर लीजिए चर्चा। बता रहा हूँ तैयार तो बिल्कुल है, तैयार की बात नहीं है, सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। अपराध होते हैं और अपराध में 10 जो टॉप की स्टेट है इंडिया की, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, समझे आप। लेकिन अपराध होते हैं, अपराधी पकड़े जाते हैं। बलात्कार के मामले में हर जगह जो कोई घटना घटित होती है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में अपराधी पकड़ लिया जाता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। अब देखिए आप उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 10 राज्य हैं। 10 राज्य हैं जो क्या के टॉप के हैं जहाँ क्राइम होता है, लेकिन हर जगह जब अपराध होता है तो पकड़ लिया जाता है, जब अपराधी नहीं पकड़ा जाता है तो वहाँ हल्ला होता है। वहाँ हल्ला होता है, जैसे हाथरस में घटना घटी, वहाँ हल्ला हुआ, जैसे क्या कहते हैं नहीं, लेकिन राजस्थान, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की तुलना मणिपुर से करना, जो कि बॉर्डर स्टेट आप खुद ही कह रहे थे, उससे तुलना करना ठीक है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कि ये एक घटनाएं हैं, इन घटनाओं की आप आलोचना कर सकते हैं, इस पर आप जो जितनी खिंचाई सरकार करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन आज मिजोरम जो है वो, मणिपुर जो है उसकी बुरी हालत है। ठीक है, राजेश सिंह जी संक्षेप में जवाब दीजिए, फिर मैं संगीता जी आपके पास आ रहा हूँ। जी, वो राजेश जी 3 महीने से घरों में नहीं रह रहे। उनका सीधे कहना है कि जो विपक्षी गठबंधन इंडिया हुआ ना, तब से प्रधानमंत्री साहब की हवा ढीली हो गई, अब वो डर रहे हैं। नहीं देखिए अक्षय जी, ओमकार नाथ सिंह जी कह रहे हैं कि अच्छा, ये सभी कांग्रेसी को मैं सुन रहा हूँ कि राहुल गांधी से घबरा गए। अरे राहुल गांधी जी को हम इसलिए चाहते हैं कि संसद में बोले कि जब वो कुछ बोलते हैं ना, बोलने के कारण तो उनको सजा हुई थी, तो हमको कुछ मसाला मिल जाता है, क्योंकि उनकी जो कॉमेडी रूप है ना। तो सर संसद मनोरंजन के लिए है क्या राजेश सिंह जी? मैं बता रहा हूँ, मनोरंजन के लिए बता रहा हूँ, अपने आप बोलने पर सजा अक्षय जी जी होता है वो ठीक ओंकार जी, को कंट्रोल करके ठीक है ओंकार जी, जवाब ले लीजिए राजेश सिंह जी। हाँ अक्षय जी, दूसरी बात है कि हम लोग ये सुनना चाहते थे कि ये विदेशों में जाके जो कह रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, मोदी जी ने कोर्ट में भी कब्जा कर लिया है, तो क्या राहुल जी बोलेंगे कि नहीं लोकतंत्र खतरे में नहीं है, अब हमको जो है कि हमको हमारी सजा कम कर दी गई है, या हमारा लोकसभा से जो लोकसभा स्पीकर महोदय थे उन्होंने पूरा हमारी सदस्यता को जो रद्द हुई थी उसको समाप्त करके फिर से हमको सदस्य बना दिए हैं, और मैं सदन में आ रहा हूँ, हमको हमारा आवास भी मिल गया है। तो देश में लोकतंत्र खतरे में है या देश की जो अदालतें हैं उस पर मोदी जी ने कब्जा कर लिया है क्या? तो हम लोग सुनना चाहते थे कि राहुल जी क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि विदेशों की धरती पे जाके भारत का जो वो बुराई करते हैं, नीचा दिखाने का काम करते हैं, मोदी जी की बुराई करते करते भारत की बुराई। ठीक है, अब तो सदन में वापसी हो गई। ओंकार नाथ सिंह जी ने कहा कि जब उनका वक्त आएगा तो वो भी अपनी बात रखेंगे। लेकिन संगीता शर्मा जी, अब ये विपक्षी गठबंधन इंडिया की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मुद्दे तो कई हैं जिस पर चर्चा होगी, चाहे मणिपुर हो, चीनी घुसपैठ हो, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, महंगाई एक्सेट्रा, ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये अविश्वास प्रस्ताव जिसका औंधे मुंह गिरना लगभग तय है, क्योंकि अंक गणित के हिसाब से तो स्थिति यही दिखाई दे रही है, कोई चमत्कार तो होने की संभावना भी नजर नहीं आ रही कि कोई बड़ा चमत्कार इस तरह का हो सकता है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि मिशन 2024 पर फोकस है विपक्षी दलों का, एक दोस्ती कितनी पक्की है इसका अनुभव कर रहे हैं?
संगीता जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। मैं दोबारा आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे साथ प्रोफेसर के त्रिपाठी साहब भी जुड़ गए हैं। के त्रिपाठी जी, आज तो पहला मुकाबला था, क्या कहेंगे अविश्वास प्रस्ताव पर जो चर्चा हुई है, वार पलटवार? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जब आता है तो देश में जब मुद्दे गंभीरता से जनता के अंदर उठते हैं तो जनप्रतिनिधि का एक दायित्व होता है कि उस मुद्दे को संसद में उठाएं। देश में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेहरू जी को खिलाफ लाए थे और उस समय जब प्रस्ताव पे चर्चा होने लगी, 3 आने बनाम 13 आने का जो हुआ, प्रधानमंत्री जी अपने ऊपर 13 आने खर्च करते हैं और यहाँ का आदमी 3 आने में जीता है, तो इसका नेहरू जी ने बड़ी तारीफ की। ये कहा लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही अच्छा फोरम है जिस जनता के मुद्दों को लोग खुलकर के चर्चा करते हैं। आज भी लोकसभा में जो हो रहा है वो हम जानते हैं कि गणित के माध्यम से जो अंक गणित है वो हमारे पक्ष में नहीं, लेकिन जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई और रोजगार का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, हमारे व्यापारियों का मुद्दा है और तमाम सरकारी कर्मचारियों के पेंशन का मुद्दा है। इन सारे मुद्दों पे अगर विपक्ष प्रधानमंत्री कह सकता हूँ या देश की जो सत्ता में है उनको घेरने का प्रयास कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज देने का सवाल है कि आगामी 2024 के चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने का एक मुकाम, एक प्रयास कर रहे हैं। मकसद तो यही है ना त्रिपाठी जी, मैं यही तो उतनी देर से जानना चाह रहा था कि अविश्वास प्रस्ताव के पीछे की असल मंशा क्या है, मिशन 2024? वो तो है ही है, वो तो है ही है कि हम इन्हीं मुद्दों के आधार पे जनता के बीच जाएंगे और इनको घेरने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो हमारा काम ही है, विपक्ष का काम क्या है? तो विपक्षी दल तमाम सरकार पर हमलावर है, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि 9 साल का वक्त पूरी तरह से बर्बाद हुआ, देश का कुछ भला नहीं हुआ, देश में भेदभाव हुआ, लोगों के बीच में व्यभिचार की स्थितियां बनी हैं, मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल है। आप समर्थन करते हैं कांग्रेस के इन आरोपों का? देखिए, बिल्कुल हम टोटल समर्थन करते हैं, क्योंकि हमारे जो भी सांसद हमारे दल के बोलेंगे वो कहेंगे हम जनता दल यू इंडिया से बोल रहे हैं। तो ये जो सवाल है वो जो जितने इंडिया के जो पार्टनर हैं वो सबका एक ही है कि हम इनको सत्ता से बाहर करेंगे। लेकिन जनता भी तो त्रिपाठी जी पूछेगी ना कि इतने वक्त तक सरकार में साथ में रहे, तब आपको इस बात की चिंता नहीं आई, तब आपको लग रहा है कि सब ऑल इज वेल है। अब जैसे ही गठबंधन में आप आए वैसे ही आपकी विचारधारा बदल गई। देखिए गठबंधन का सवाल, देखिए इस मुल्क में गठबंधन तो एक मौलिक हो चुका है। वो तो हर दल बड़ा दल बगैर गठबंधन को ये देश नहीं चलेगा। ये मजबूरी आप कह सकते हैं, भारतीय लोकतंत्र की ये मजबूरी है। मैं आपके चैनल, सम्मानित चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब पूर्ण बहुमत मिलना बड़ा मुश्किल का काम, इसलिए जो लाइक माइंडेड पार्टी है वो एक जगह पे दल पे आए और वो एक गठबंधन बना करके जनता के मुद्दों को नहीं। पिछले 2 चुनाव तो आपकी बात की तस्दीक नहीं करते ना त्रिपाठी जी, आप कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार मुश्किल है। 2 बार से तो जनादेश वैसा ही आ रहा है। माननीय नीतीश कुमार पहले नेता हैं जो विपक्ष की एकता के सूत्रधार हैं और उन्होंने पटना में जो मीटिंग की तब से तो आप सुन रहे हैं इंडिया बन गया है और इंडिया एक बेहतर तरीके से इंडिया हमने बेंगलुरु में सुना, इंडिया हमने बेंगलुरु में सुना, आपने पटना में सुन लिया था। भाई पटना में तो हमने उसकी भूमिका बनाई नहीं, और इसका श्रेय जाता है, हमने उसकी घोषणा बेंगलुरु में की है। ठीक है, तो ये इंडिया के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास करेंगे और उन्हीं मुद्दों पे, जिन मुद्दों को लेकर, ठीक है, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार की नाकामियों, उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश के साथ साथ मिशन 2024 को लेकर रणनीति भी विपक्ष की है। एक और ब्रेक के लिए हमें रुकना है। संगीता शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, अपनी बात भी पूरी कीजिए जो ब्रेक पर जाने से पहले आप अपनी पूरी करना चाहते थे। और दूसरा सवाल ये कि विपक्षी दलों के अपने अपने हित हैं, क्षेत्रीय दल अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं और कांग्रेस पर बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि सोनिया गांधी की मंशा सिर्फ इतनी है कि किसी तरह बेटे को सेट किया जाए और दामाद को भेंट दी जाए।
यह आरोप आज सदन में लगाया गया। देखिए अक्षय जी, बीजेपी को सिर्फ उसका काम ही है आरोप लगाना। 9 साल से वो सत्ता में है, उन्होंने क्या किया उनसे ये पूछा जाए तो उनके मुंह में दही जम जाती है। केवल ये आरोप की राजनीति करते हैं और झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। आज अगर देश में देखा जाए तो ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी ही भाजपा। अगर इनसे पूछा जाए 2 करोड़ रोजगार प्रतिपक्ष कहाँ गए, महंगाई आप देखिए पिछले 1 साल में 30% तो आटा दाल चावल पर ये जवाब नहीं देंगे। महिला सुरक्षा की बात की जाए तो ये जवाब नहीं देंगे। मणिपुर पर सवाल किया जाए तो जवाब नहीं देंगे। लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बहुत करेंगे। ये तानाशाह सरकार है। इस तरह से अभी राजेश भाई कह रहे थे, चिल्ला कर कहते थे, तो मैं कहना चाहूंगी अजीत पवार जी के लिए आप क्या कहते थे, सुवेंदु अधिकारी जी के लिए आप क्या कहते थे, आप निकालिएगा तो वो वॉशिंग मशीन आपने जरूर खरीद ली है जिसमें आप भ्रष्टाचारियों को डालते हैं और वो सही हो जाते हैं। ये बात अलग है कि वो विपक्ष वॉशिंग मशीन क्योंकि वो वॉशिंग मशीन सिर्फ आपने बनवाई है। तो विदेश जाते रहते हैं मोदी जी, तो वो विपक्षी करते हैं। तो राजेश भाई आज कोई आरोप प्रत्यारोप लगता है और जिनको सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया है वो बीजेपी में जाकर, ठीक है, इस तरह की राजनीति कर रही है अक्षय जी। वो आज दुनिया के सामने है, देश के सामने है और देश की ठीक है, ठीक है। जनता को जनार्दन तो आप लोग कहते ही हैं, क्या सोचती। ठीक है, राजेश सिंह जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का। ना इनकी चाल ठीक है, ना चरित्र और ना चेहरा। हाँ देखिए अक्षय जी, इनको बीजेपी का चाल चलित चेहरा इसलिए अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उन्होंने एक मोटी सी किताब बनाई थी कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों का। एक मोटी किताब बनाई थी, जी का एक मोटी किताब बनाई थी और पानी की गाली देते थे, भ्रष्टाचारी है, राजनीति से समाप्त कर दूंगा, नई राजनीति की शुरुआत करूंगा। लेकिन हुआ क्या अक्षय जी कि ये शराब नीति और शिक्षा नीति बनाने का श्रेय दे दिए एक ही व्यक्ति को और उन्होंने लोगों को शराब पिलाना शुरू कर दिया और फिर उसमें से घोटाला करना शुरू कर दिए। और 30 महल बनवाने में जो इन्होंने 45 करोड़ रुपए जो 30 महल के घोटाले में इन्होंने किया है उसको बचाना है तो कहाँ जाएंगे? ठगों के महाठगबंधन में। इनकी मजबूरी है संगीता जी की, ठगों के महाठगबंधन में शामिल होना इनकी मजबूरी है। नहीं, अब तो मजबूरी का समय गया ना। नहीं 30 महल से निकलना नहीं चाहते केजरीवाल जी, जो 30 महल के भ्रष्टाचार को। ठीक है, संगीता जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के कारनामों को छुपाने के मकसद से सिर्फ इस गठबंधन का हिस्सा केजरीवाल बन रहे हैं ताकि बचाव हो जाए किसी तरह। सारे विपक्ष पे तो सीबीआई ईडी जो संस्थाएं हैं वो इन्होंने छोड़ रखी है। वो कहते हैं कि बचाने का, हम तो विपक्ष के साथ हैं, इंडिया अलायंस के साथ हैं। आप बात कीजिए ना, आपके पास तो जवाब ही नहीं होता। सुवेंदु अधिकारी, संगम, अजीत पवार, छगन भुजबल, येदियुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स। नहीं तो इस बात को स्वीकार कीजिए ना संगीता शर्मा जी कि जिस वक्त चुनाव में आप लोग जा रहे थे, सुन तो लीजिए संगीता शर्मा जी, कम से कम अब तो सहयोगी भी हो गए ना इंडिया गठबंधन के, कांग्रेस के साथ में भी हैं। कम से कम इस बात को तो स्वीकारिए कि उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप कांग्रेस पर लगाए थे, कांग्रेस के नेताओं पर, वो झूठे थे, बेबुनियाद थे। देखिए आज सब कुछ ताकत किसके पास है? भाजपा के पास है। हमने आरोप लगाए। नहीं, मेरे सवाल पर जवाब तो दीजिए। उस वक्त अरविंद केजरीवाल सही थे या आज? अरे भाई संगीता शर्मा जी, उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने सही कहा था या आज? देखिए जब भी कुछ कहा जाता है तो वो सही कहा जाता है अक्षय जी। और राजनीतिक परिवेश में आप देखेंगे तो माननीय मोदी जी ने तो क्या क्या कहा। अभी कुछ दिन पहले जब सरकार नहीं बनी थी तो संगमा जी के लिए क्या क्या कहा जा रहा था। मेघालय, अरे केजरीवाल साहब तो बाकायदा लिस्ट लेकर मैडम आए थे ना, बाकायदा नामों की लिस्ट। नाम बता दूं, कोई एक दल के नेता नहीं थे। उन्होंने तो खुद को कहा कि सबसे कट्टरवादी ईमानदार मैं और बाकी दुनिया चोर। केवल भाजपा करती है। आज भ्रष्ट और झूठी पार्टी कोई है देश में तो भाजपा ही है। जनता भी अच्छे से समझ चुकी है। इन्होंने बहुत मसाल अपना बता दिया कि इन्हें क्या करना था, झूठ बोल लिया। आज जैसे ही सोशल मीडिया खोलो, नहीं लोगों में मैसेज नहीं जाएगा संगीता शर्मा जी। लोग नहीं पूछेंगे कि कौन सी आजादी की लड़ाई में मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, ये जेल गए, इनको जमानत तक नहीं मिल रही कोर्ट की तरफ से।
कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे? जमानत नहीं के बाद आप देखिए ईडी के जो डायरेक्टर है उनका एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट क्या बयान आता है उसके लिए अक्षय जी? उनके डायरेक्टर का लगातार एक्सटेंशन हो रहा है, उसमें तो क्या वो यूनी है? नहीं हो सकता है कि पूरा चिट्ठा उनके पास हो और कार्रवाई अंतिम दौर में हो। आप अमेंडमेंट ले आते हैं तो बीजेपी की मंशा जो है आज जनता के सामने है, यूनी किसी डायरेक्टर का लगातार। ठीक है संजय चक्रवर्ती साहब, बीजेपी का यही कहना है कि तमाम विपक्षी दलों की सिर्फ इसी बात को लेकर चिंता है, एक तो अपना अस्तित्व किस तरह से बचाया जाए, और वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है जिसमें वो भी शामिल हैं जो खुद को कट्टर ईमानदार होने का दावा करते हैं। पहली बात तो आप ठीक संगीता जी, भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा कौन है देश देख रहा है। 5 दिन पहले आरोप लगाते हैं अजीत पवार के ऊपर, कहते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला है, उसके बाद उसको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। मतलब ये सोचिए कि भ्रष्टाचारियों को किस तरीके से स्वागत होता है बीजेपी के अंदर, उनको डायरेक्ट मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। अजीत पवार भ्रष्टाचारी है ना? मैंने नहीं कहा, ये तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है। नहीं तो आपने तो नाम लेकर बोला। लफ्ज प्रधानमंत्री जी के हैं, हम लोग को किसी का नहीं है। उन्होंने नाम लेके बोला था या पार्टी का नाम लेके? हम लोगों ने आप आज भी नहीं कुछ कहा। चक्की फिशिंग एंड फिशिंग किसने कहा था? आज उनके बगल ही बैठे हुए, उसी पद में बैठे हुए, दोनों एक ही पद में बैठे हुए, उन्हीं के बगल में बैठे हुए। चक्की फिशिंग किसने कहा था? हम लोगों ने तो नहीं कहा था, कहा था इन्हीं की पार्टी ने कहा था। शुभेंदु अधिकारी आज विपक्ष के नेता बन गए, हेमंत शर्मा मुख्यमंत्री बन गए, मुकुल राय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए जाते हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको ये सिर्फ और सिर्फ माला पहना करके उनकी महिमा मंडन करते पहले इल्जाम लगाते हैं, फिर अपने दल में शामिल करते हैं। अब आते हैं कि अब इस चीजों के बारे में बात हो रही थी, मैंने उसको नोट किया था कि आज अब कहते हैं हमारे ठग बंधन, ठीक है हम ठग बंधन, कोई दिक्कत नहीं। अरे आप तो भ्रष्ट बंधन है भाई, आप तो भ्रष्ट बंधन है, आप भ्रष्टाचारियों को सारे के सारे मिलाए हुए भ्रष्ट बंधन है टोटल। चलिए आप ठग है मान लेते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर पिछले चुनाव में भी 2019 का चुनाव जीता था तो इनको वोट प्रतिशत कितना मिला था, जरा उसको एक गौर। चलिए ठीक, ये आपने कहा ना कि जनता तो जनार्दन होती है और जनता सब देख रही है। जनता सदन में भी जो होगा, चाहे वो सत्ता पक्ष की ओर हो या विपक्ष की ओर से हो, जनता सब देखेगी और उसके बाद आकलन करेगी। सर माफी चाहूंगा क्योंकि अपने समय से आगे हम बढ़ चुके हैं, लेकिन हंगामा तो निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा सदन में, इस बात में कोई दो राय नहीं है। पहले दिन जिस तरह का वार पलटवार देखने को मिला, अगले 2 दिन बड़े क्रूशियल हैं और देश के लोग भी सुनना चाहते हैं कि एक तरफ जो विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री आकर मणिपुर पर क्या कुछ बोलते हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी सदन में क्या बोलते हैं, इसको लेकर भी लोगों को बेसब्री के साथ इंतजार है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ लोकतंत्र में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।